जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के दिन का आगाज करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और संकल्प लेते हैं कि आज का दिन सबसे बेस्ट दिन होगा हमारा। पूरा दिन हम मेहनत करेंगे, सुबह ही हम अपना टारगेट बनाएंगे और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी ऊर्जा के साथ करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उससे नोट कीजिएगा। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने हैं? हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? दोस्तों झारखंड में बहुत ज्यादा आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में बहुत ही उठापटक चल रही है और अभी झारखंड के जो सीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। और दोस्तों यहां पर झारखंड का नया सीएम बनाया गया है चंपाई सोरेन को। किसे? चंपाई सोरेन को यहां पर बनाया गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की वाइफ है। रघुवर दास की हम बात करें तो ओडिशा के गवर्नर है। कौन है? ओडिशा के राज्यपाल है वर्तमान रघुवर दास। तो चंपाई सोरेन को आई दिखाते हैं आपको। यहां पर आप चंपाई सोरेन को देख रहे हैं जो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है और चंपाई सोरेन अब झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। दोस्तों यहां पे बात करें तो झारखंड में आपको महागठबंधन देखने को मिलेगा। यहां पर एक ग्रैंड एलियंस है कांग्रेस का, आरजेडी का और झमुमो पार्टी का। तो इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया है। तो उन्होंने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है और यहां पर चंपाई सोरेन को नया यहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। दोस्तों चंपाई सोरेन की हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ये झारखंड के सरायकेला सीट से विधायक हैं। कहां से हैं? सरायकेला सीट से विधायक हैं। 2005 से लगातार यहां के विधायक बने हुए हैं। इन्हें झारखंड के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात यहां पे झारखंड की है तो झारखंड की लोकेशन को देखते समझते हैं। तो यहां पर आप झारखंड देख पा रहे हैं। तो झारखंड की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है देखते हैं। ऊपर देखिए बिहार है, इधर है उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर ओडिशा और इधर पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल है रांची। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए झारखंड की स्थापना किस राज्य से अलग होकर के हुई है। देखिए यहाँ के जो राज्यपाल है वो है सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल विधानसभा सीटें कितनी है तो 81 है। राज्यसभा सीटें यहाँ 6 है। लोकसभा की सीटें 14 है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम बोलते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं? बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। दोस्तों बात यहां पे हमने झारखंड की है तो झारखंड से रिलेटेड परीक्षा संजीवनी यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो अबू आवास योजना कहां पे लागू हुई है? तो अबू आवास योजना झारखंड में लागू की गई है। यहां के सीएम हेमंत सोरेन ने यहां पर इसकी मंजूरी दी है। दोस्तों पहले से सीएम अब नहीं है, ठीक है, उस वक्त दी थी अबू आवास योजना। देखिए ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको यहां पर ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ उनको क्या मिलेगा? यहां पर पेंशन भी मिलेगी। कहां पर? झारखंड राज्य में। दोस्तों झारखंड राज्य में एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड हर साल किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाता है तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा 15 नवंबर को झारखंड राज्य में यहां पर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है राज्य का। आइए बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो दोस्तों अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यहां पे जारी हुआ है और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 93 बताई गई है। पिछले साल की अपेक्षा भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें टोटल 180 कंट्रीज को रखा गया है, उसके करप्शन की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि भारत में करप्शन बढ़ रहा है। भारत यहां पे 93 प्लेस पर पहुंच गया है। पहले भारत 85 प्लेस पर था 2022 में और 2023 में भारत का स्थान 93 हो गया है। पहले भारत 85 प्लेस पर था, ठीक है।
दोस्तों भारत का जो स्कोर है वो 39 है। 2022 में भारत का स्कोर 40 था। तो यहां पर भारत का जो स्कोर है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से घट रहा है। देखिए डेनमार्क जो है वो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा करप्टेड देश है, तो सबसे ज्यादा जो करप्टेड देश है वो है सोमालिया। सोमालिया की रैंक 180 देशों में 180 सबसे लोवेस्ट है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जितना कम स्कोर आपका होगा उतना आप भ्रष्ट होगे। क्लियर है? तो ये इंडेक्स जो है बताता है कि हर देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका एनालिसिस करता है, इसका पूरा आकलन करता है। तो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतना कम स्कोर दिया जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर डेनमार्क जो है पहले नंबर पे, फिनलैंड सेकंड नंबर पे, न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे नॉर्वे है, और अमेरिका का प्लेस 24 है, ब्रिटेन 20 प्लेस पर है। वहीं पे जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है 76 है, और पाकिस्तान 133 प्लेस पर है। देखिए यहां पे जो बात करें तो अफगानिस्तान का नंबर 162 है, उत्तर कोरिया में 172 से रैंक दिया गया है। सबसे भ्रष्ट सोमालिया देश है, और जो कि अफ्रीकन कंट्री से 180 प्लेस पर है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक बताने वाला हूं जो हाल ही में जारी किए गए, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें प्लेस पर भारत को यहां पे रखा गया है। ठीक है, और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। शुरुआत होती डेनमार्क से। तो डेनमार्क यहां पे 4th प्लेस पर है, भारत का स्थान 7वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा नंबर 80 आता है, जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और यहां पर सिंगापुर, जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों को पहले स्थान पर रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया तो हमारा स्थान 161 आता है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हम 126 प्लेस पर है, पहले स्थान पर फिनलैंड है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 792 डेज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको 2 क्वेश्चन के बाद क्यों इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उन्हें पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको तो पता चल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप क्लास देख रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बाइलिंगुअल क्लास है, यूट्यूब की कंप्लीट बाइलिंगुअल क्लास है। ये आपकी एकमात्र ऐसी क्लास है जो आपको सबसे कम समय में दी जाती है। स्टैटिक जीके मिलता है, और सुबह 6 AM पर हम जुड़ रहे हैं। अब हर घर करंट अफेयर्स, इस ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो क्रांति लानी है हमारे समाज में, हर घर करंट अफेयर्स पहुंचाना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स है उसे हमने लॉन्च कर दिया है, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी, 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पूरा कंप्लीट विश्लेषण है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेल, पुरस्कार, सम्मान, ऐसे 21 टॉपिक्स में हमने इसे कैटेगराइज किया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं स्टडीगर एप्लीकेशन से, और डेली करंट अफेयर्स की भी PDF आपको स्टडीगर एप्लीकेशन में मिलेगी, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टडीगर एप्लीकेशन, स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप ई बुक सेक्शन में जाओगे, यहां डेली करंट अफेयर डाउनलोड करोगे, ई बुक सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहां पे लिखा मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम, मंथली करंट अफेयर्स इंग्लिश माध्यम। तो हर महीने की जो आपको मंथली करंट अफेयर्स है यहीं पे मिल रही है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। दोस्तों अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज आपको उगना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, सूरज की तरह रोज उगना भी पड़ेगा, सूरज की तरह कंसिस्टेंटली दूसरों के लिए सेवा भी करनी पड़ेगी। देखिए सूरज जलता है तब हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों हर व्यक्ति जो जलेगा वही दूसरों को प्रकाशित करेगा, खुद प्रकाशित होगा। आप देखिए मैं लगातार आपको 792 दिन से लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 1-2 दिन ऐसा हुआ होगा जब मैंने क्लास को मिस किया है। तो ये वजह है, ये मेहनत है कि आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स में, या आपको लगता होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं तो इतना आसान सफर नहीं था हमारा। ठीक है, और आगे भी नहीं है, लेकिन हम डेली काम कर रहे हैं, ऐसे आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की लगातार तीसरी बार यहां पर अध्यक्ष किसे बनाया गया है,
हु हैज बिकम द एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो दोस्तों एशियाई क्रिकेट काउंसिल का लगातार तीसरी बार यहां पर किसे बनाया गया है, तो जय शाह, अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, इनको लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। देखिए रोजर बिन्नी की हम बात करें तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला, ये बात आप याद रखिएगा। जय शाह वर्तमान सचिव हैं बीसीसीआई के। आप यहां पे जय शाह को देख रहे हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। इसके अलावा वो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें एसीसी का प्रमुख बनाया गया है और 2021 में ये एसीसी के अध्यक्ष बने थे। तब से लेकर लगातार यहां पर एसीसी के अध्यक्ष बने हुए हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। दोस्तों यहां पे बात आ रही एसीसी की, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की गठन कब हुई, 1983 में इसका गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष परीक्षा संजीवनी में वो है दिलीप तिर्की। यहां पर बताऊं फीफा के अध्यक्ष कौन है, वो है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और यहां पर पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष है। मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है इनका, कल्याण चौबे, आप नाम इनका याद रखिएगा, जो भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कल 2 फरवरी होगा और कल मनाया जाएगा आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाएगा। और कल यहां पर परसों 30 जनवरी था, परसों 30 जनवरी था, तो शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की याद पर, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी थी, इनकी हत्या कर दी थी, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। दोस्तों एक और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, जो उसमें 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी। तो 30 जनवरी को भी याद रखिएगा और 23 मार्च भी आप याद रखिएगा। तो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है उसमें गांधी जी की याद पर मनाया जाता है, क्लियर है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 फरवरी 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो 48 नंबर का 48वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप याद रखिएगा। 1977 में आईसीजी की स्थापना हुई थी और इनका काम होता है हमारी सीमाओं की रक्षा करना। इसके अलावा जो समुद्री लुटेरे होते हैं, समुद्री डकैत होते हैं, उनको रोकना, तस्करी को रोकना, ये सब काम होता है आईसीजी का। हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है, आप देखें अंडमान निकोबार को मिला करके, लक्षद्वीप को मिला करके, ये 75-16.6 किलोमीटर है। तो इस सीमा की रक्षा करते हैं भारतीय तटरक्षक बल। अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारी तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। तो भारतीय तटरक्षक बल हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। दोस्तों हमारी जो भारतीय तटरक्षक बल है दुनिया की 4th लार्जेस्ट पावरफुल कोस्ट गार्ड है, यही बात याद रखिएगा। आप यहां पे मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं, वर्तमान डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम है राकेश पाल। अब दोस्तों बात यहां पे दिवस की है, तो फरवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं मैं उसे आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा और आने वाले समय में हम सबकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेंगे। तो कल 2 फरवरी होगा, 2 फरवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और 3 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस, 5 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? सुल्तान इब्राहिम हैज बिकम द किंग ऑफ विच कंट्री? तो देखिए सुल्तान इब्राहिम की हम बात करें तो मलेशिया के राजा बने हैं, यहां पर आप याद रखिएगा सुल्तान इब्राहिम। अब दोस्तों जापान के यहां पर वर्तमान राजा कौन है? तो इनका नाम है नारुहितो। क्या नाम है इनका? नारुहितो, आप याद रखिएगा इनका नाम है, क्लियर है।
भूटान के कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ब्रिटेन के कौन है? चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन के कौन है? चार्ल्स थर्ड वर्तमान में यहाँ के राजा हैं, सम्राट हैं। तो मलेशिया के अगर मैं आपसे पूछूं तो सुल्तान इब्राहिम यहाँ के हाल ही में राजा बने हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलाता हूं, दिखाता हूं। ये सुल्तान इब्राहिम है, मलेशिया के 17th यानी 17 नंबर के राजा यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं और इनकी ताजपोशी कल ही हुई है 31 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सुल्तान इब्राहिम का जो संबंध है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जोहोर राज्य है, मलेशिया का जोहोर राज्य है, वहां से बिलोंग करते हैं सुल्तान इब्राहिम। देखिए मलेशिया में जो राजा का चुनाव होता है कितने साल में होता है? तो हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड इन मलेशिया, ठीक है। और मलेशिया का जो राजा होता है वो इस्लाम का प्रमुख होता है। यहाँ पे आपको मोस्टली मलेशिया में जो पॉपुलेशन इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी, मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये आर्म्ड फोर्स का कमांडर इन चीफ भी होता है, ये आर्म्ड फोर्स कमांडर इन चीफ का कार्य करता है। देखिए मलेशिया में आपको यहाँ पर 9 रॉयल फैमिली देखने को मिलेगी और हर रॉयल फैमिली का एक मुखिया होता है, 9 राज्य का सुल्तान होता है और बारी बारी से उनको यहाँ पर चुना जाता है 5-5 साल के लिए। देखिए ब्रिटेन से आजाद कब हुआ था मलेशिया? 1957 में। तब से लेके आज तक यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है वो है मोनार्कियल सिस्टम, यानी यहाँ पर राजशाही व्यवस्था चल रही है। यहाँ का जो प्रमुख होता है, जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहां का राजा होता है। दोस्तों बात यहाँ पे मलेशिया की है, तो मलेशिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। तो मलेशिया जो है कहां पे है? या आप इंडोनेशिया देख रहे हैं, आपको साउथ ईस्ट मैप की तरफ देखना होगा। ये जगह आप देख रहे हैं मलेशिया है, क्लियर है। इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर मलेशिया आप देख रहे हैं। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मलेशियाई रिंगिट यहाँ की करेंसी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? हु हैज इम्प्लांटेड द फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमंस? तो दोस्तों एक समय सोचा जाता था लेकिन अब ये कर लिया गया है और यह दिन दूर नहीं है जब आपके दिमाग में चिप लगा करके आपको कंट्रोल भी किया जा सकता है। दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि इस बार इस चिप का जो इस्तेमाल है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया गया है और ये काम न्यूरालिंक ने किया है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। दोस्तों बहुत सालों से बात चल रही थी लेकिन अभी ये ट्रायल फेज पे, अभी सक्सेसफुल नहीं है, पायलट मोड पर है। तो यहां पर आप एलॉन मस्क को देख रहे हैं जो न्यूरालिंक के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं और दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अभी 1-2 दिन पहले 2nd प्लेस पर आ गए थे। तो अभी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली बार इंसानी दिमाग पर चिप लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्जरी के माध्यम से लगाया गया चिप, यहाँ पे दिमाग में सर्जरी की गई और इस चिप को वहां पर इम्प्लांट कर दिया गया। जो चिप है एक डिवाइस की तरह है और एक आपने सिक्का देखा है तो वो सिक्के के जैसे आपको देखने को मिलेगा और ये क्या काम करेगा? ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करने वाला है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे सिग्नल भेजे जाएंगे उस चिप में और वो चिप क्या करेगा? ब्रेन को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों कंपनी ने इस चिप का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है लिंक। ठीक है, इसका क्या नाम रखा है? लिंक नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने की बात कही जा रही है। तो उसमें एक बीमारी है वो है पार्किंसंस डिसीज, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, आपके पैर हाथ कांपते रहते हैं। इसे एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, इसे एएलएस भी बोला जाता है। ये न्यूरो संबंधित बीमारी है, तंत्रिका संबंधी आपके शरीर के अंदर बीमारी होती है। तो उसका यहाँ पर इस लिंक, इस चिप के माध्यम से आपका उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों अब ये ट्रायल फेज पर है और चिप के जरिए यहाँ पे ऐसा भी होगा, बहुत बड़ा आविष्कार होगा कि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो उससे देख भी सकते हैं। ये सारे वादे किए जा रहे हैं। अब जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स का मैं आपका टीचर हूं तो मैं आपको अपडेट तो देता रहता हूं हर तरह की। तो आप जुड़े रहिए, आगे जो भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो पैरालिसिस के मरीज हैं वो चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट कमेटी और कमीशन जो आपको इतिहास में गठित किए गए और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एसके धर समिति जो कि 1948 में स्थापित हुई है और भाषा के आधार पर क्या राज्य का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब इसका गठन हुआ था। हालांकि इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, इन्होंने सुझाव दिया था।
फिर आई थी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पटाभी सीतारामैया की जेवीबीपी कमेटी। 1948 में इन्होंने भी कहा था भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। फिर फजल अली कमेटी आई 1953 में, जिन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया और इन्होंने कहा, अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक राज्य में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है तो इतने टुकड़े कर दिया जाए। वहां पे जो मेजर भाषा बोली जाएगी तो उस भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन बाकी भाषा के जो लोग हैं, नागरिक है, वो भी वहीं पे रहेंगे। और फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। फिर आई अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का क्या काम था? 1977 में एक कमेटी आई। इसका काम था 2 लेवल, 2 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था हो, ऐसा सुझाव दिया। फिर आई सरकारिया आयोग, जिसने केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया 1983 में। काका केलकर आयोग 1953 में आई, और ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है, यानी ओबीसी का किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसका इन्होंने सुझाव दिया। फिर आई सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया। और एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई, जो कि पंचायती राज से ही रिलेटेड थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन 16 फाइनेंस कमीशन रिसेंटली? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था 16 फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। दोस्तों, अभी यहाँ पे 4 यहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य जो है, इनके सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। देखिए, जो वित्त आयोग होता है, वो वित्त आयोग क्या काम करता है, ये रिकमेंडेशन देता है कि जो राज्य है और केंद्र है, उनके बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे हो, किस प्रकार से जो हमारा अर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ेगा, वो सब यहाँ पे बताता है वित्त आयोग। तो 16वां वित्त आयोग में 4 सदस्य की नियुक्ति की गई है। इसमें 4 सदस्यों के बारे में जानते हैं। तो पहले दोस्तों ए.एन. झा। ए.एन. झा 15 वित्त आयोग के सदस्य भी हैं और पूर्व व्यय सचिव है। फिर है सेकंड एनी जॉर्ज मैथ्यू, तो व्यय विभाग के विशेष सचिव है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सौम्य कांति घोष एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, मुख्य एडवाइजर है। फिर है निरंजन राजा अध्यक्ष, तो दोस्तों ये है एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अर्थ ग्लोबल, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक है। दोस्तों, यहां पर आप अरविंद पनगड़िया को देख रहे हैं, जो 16वें आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। देखिए, वित्त आयोग की बात आई है तो वित्त आयोग एक प्रकार से संवैधानिक बॉडी है, और आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बात कही गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित हुआ था, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है एनके सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, इस योजना को उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। किसमें? उड़ीसा राज्य में। तो लाभा के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना, एमपी में, तेलंगाना में। तो हिमाचल प्रदेश में जो योजना लॉन्च हुई है, महिला ऋण सशक्तिकरण योजना स्टार्ट हुई है, ठीक है, महिला ऋण शक्ति योजना, सशक्तिकरण योजना। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न योजना लॉन्च की गई है। तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। तो दोस्तों, लाभा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो लघु वन उपज है, लघु वन उपज क्या है सर, पहले ये तो समझा दो। तो लघु वन उपज में आता है ये जो हनी है, जो कि जंगल से लाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, चिरौंजी है, साल लीव्स है, महुआ सीड्स है, और महुआ फ्लावर है, और हल्दी है, तो जंगली हल्दी है। ये सारे आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसे लघु उपज बोला जाता है। तो आदिवासियों को यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, ताकि वो क्या करे, इसका उत्पादन करें, और जब वो उत्पादन करेंगे तो उनका रोजगार भी बढ़ेगा और राज्य का भी आय बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, इसका प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर इसे देश में बेचा जाएगा, फिर विदेश में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है ये लाभा योजना। समझ गए आप? चलिए
तो दोस्तों ओडिशा की जो बड़ी आदिवासी आबादी है उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% यहाँ पर आदिवासी आबादी है जो इस पर काम करती है। दोस्तों राज्यों की योजनाओं को डिस्कस करेंगे तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम राज्य में स्टार्ट हुई है, युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, योगेश्वरी योजना पश्चिम बंगाल में, लाडली बहन आवास योजना एमपी में स्टार्ट हुई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज भूलना नहीं, आज बजट पेश हो रहा है तो मैं बजट से रिलेटेड पूरा कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, डिटेल एनालिसिस सबसे पहले, तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलना। जैसे ही बजट पेश होगा मैं पूरी अपडेट्स दे दूंगा, पूरा समरी दे दूंगा, आप तैयार रहना। तो दोस्तों 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की बढ़ेगी? देखिए जब भी बजट पेश होता है उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, आर्थिक समीक्षा पेश होती है और इसमें बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 24-25 में 7% की दर से बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं तो यहां पे इस रिपोर्ट को इकोनॉमिक सर्वे माना जा रहा है, मिनी इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है तो आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यहां पर मुख्य आर्थिक सलाहकार जो आप देख रहे थे वो है वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में बात बताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने वाली है और 2030 तक ये $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसी संभावना है। ठीक है, और लगातार यहां पर हम बात करें, अभी आईएमएफ ने भी भारत की जो विकास दर है उसको बढ़ा दिया है 2024-25 और 25-26 के लिए जो भारत की जीडीपी है 0.2% बढ़ाया है और 6.5% आईएमएफ ने भारत की विकास दर को रखा है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए समझौता किया है? गेल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू बाय एलएनजी फॉर 10 ईयर्स। तो दोस्तों यूएई के साथ गेल ने यहाँ पे समझौता किया है कि हम आपके साथ 10 साल का समझौता करते हैं, आप हमें एलएनजी प्रदान करना, हम आपके साथ एलएनजी खरीदेंगे। ठीक है, तो 10 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की जो वहां की गैस एजेंसी है उसका नाम है एडनॉक, ADNOC, इसके साथ गेल ने समझौता किया है एलएनजी खरीदने के लिए। तो एडनॉक का फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। क्या है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। यहां से इसको डिलीवरी प्राप्त होगी 2026 से 10 साल तक के लिए। देखिए एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यह एक प्रकार की नेचुरल गैस है जिसे ठंडा करके, यहां पर ठंडा करके तरल माध्यम में बदला जाता है, चेंज किया जाता है और माइनस यहां पर देखिए 161 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर इसे ठंडा करके तरल अवस्था में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। एलएनजी की हम बात करें तो जब हम इसकी कोयले से कंपैरिजन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम उत्सर्जित करती है और हमारे पर्यावरण को बचा के रखती है। एलएनजी में मीथेन का परसेंटेज 85 से लेके 95% के बीच में होता है। दोस्तों बात यहां पे गेल की आई है, तो गेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। संदीप कुमार गुप्ता वर्तमान में इसके चेयरमैन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न तो खत्म कर दिए, लेकिन अब यहां पर पुराने महीनों के करंट अफेयर्स की बारी है। तो अक्टूबर महीने 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान देश से बिलोंग करती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। कई सालों से जेल में है नरगिस मोहम्मदी। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट को किस देश ने यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो रशिया से यहां पर यूरेनियम प्राप्त हो रहा है बांग्लादेश को। किससे? रशिया से। संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो संकल्प सप्ताह ये 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष रखने की सिफारिश की है, बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो दोस्तों यहां पे 18 वर्ष, कितने वर्ष? 18 वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, यहां पे 16 ईयर्स हो गए, 16 वर्ष हो गए, 18 नहीं करिए इसको, 16 ईयर्स। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती? 2 अक्टूबर को। अश्विन दानी का निधन हो गया। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? अश्विन दानी एशियन पेंट्स के
ये सह संस्थापक थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कमेंट बॉक्स में बताइए किसको हरा करके जीता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 4 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में यहां पर वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत को 47 प्लेस मिला है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यहां पे हमने पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो कर दिया, अब बारी है कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। आप सभी के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 पेश की गई। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 718 हिम तेंदुओं की संख्या है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सबसे बेस्ट झांकी मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को बेस्ट झांकी मिला है। अजाली असुमानी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं अजाली असुमानी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू किस सदन के लिए मनोनीत किए गए हैं? तो ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? तो पुडुचेरी के मुख्य सचिव बने हैं। किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो यूनेस्को ने नामांकित किया है। ट्राई के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ट्राई के जो नए अध्यक्ष बने हैं अनिल लाहोटी बने। कौन बने हैं? अनिल लाहोटी। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के किसके बीच में समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश राजस्थान केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टू 1971 इस पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर ने इसे जारी किया है। दोस्तों आज के ल्यूसेंट जी के एमसीक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर अटेम्प्ट किया करें। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब तो आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे नहीं तो आप क्या पढ़ेंगे? तो सीखे, नए चीजों को जाने और उसको नोट करें, समझें। माउंटेन पासेस की बात करेंगे, दर्रों की बात करेंगे। दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनके बीच में एक रास्ता होता है, उसे हम दर्रे कहते हैं, जो आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है शिवकीला। कौन सा दर्रा? शिवकीला। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में? तो पिपली घाट दर्रा अरावली में। कहां पर है? अरावली में। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। पालघाट दर्रा इनमें से किस दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है तूजू दर्रा। दोस्तों 1 फरवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लूंगा। मैं हमेशा डेली एक काम करता हूं ताकि आपका जो दिमाग है पूरे समय इस बात पर ध्यान दे कि लास्ट में मेरा टेस्ट होगा, तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। अगर आप जो है आपका माइंड जो है अलर्ट रहेगा, इस वजह से मैं टेस्ट रखता हूं। तो आइए देखते 10 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है। नेक्स्ट आइए देखते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो कल 2 फरवरी है, कल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा, कल उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। एसके धर समिति का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। योग्यश्री योजना का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत यहाँ पे 80 स्थान पर है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर समाप्त हो जाता है, पर हमारा जो और आपका रिश्ता है वो कभी नहीं समाप्त होगा, वो जीवन पर्यंत होगा। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। केवल डेली करंट अफेयर्स ही नहीं, मैं बर्निंग न्यूज एनालिसिस भी लाता हूँ। तो हमारा और आपका जो रिश्ता है वो जीवन पर्यंत का है, सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी। वो है ना एलआईसी जो है बोलता है, एलआईसी का एक कोट है ना,
तो मरने के बाद भी, मरने से पहले भी कुछ बोलता है। तो हमारा जो है, हमारा जो आपका रिश्ता सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी। ठीक है, आज का सवाल है सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको पहचानना है यह व्यक्ति कौन है। इनके बारे में आपको डिटेल से 3 से 4 लाइनें लिखनी है। जो बेस्ट लाइन होगी कल मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। दोस्तों काम की बात यह है कि 2024 का जो वर्ष है ये स्वर्णिम वर्ष है, ये गोल्डन ईयर है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जारी हो रही। अभी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जारी हुई। अब आरआरबी ने यहां पर आपके लिए एक और वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी कर दी, 9000 पद। तो दोस्तों किस बात की चिंता है? हम हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। अभी करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूं, जीके भी आगे लेके चलूंगा। इसके साथ साथ राजेश सर आपको जीके पढ़ाते स्टडी कर एप्लीकेशन पे। डेली उनकी क्लास लेना मत भूलिए। जैसे मेरी क्लास लेते हैं रात को 9 बजे उनकी क्लास होती है। 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है जो बेसिक से पढ़ा रहे, आयाज सर पढ़ा रहे। 8 बजे आपको सुरजीत सर पढ़ा रहे हैं। तो स्टडी कर मेरा दूसरा चैनल है, मेरे 2 चैनल है, आपको शायद नहीं पता, मेरे 2 चैनल है। और स्टडी कर भी है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स भी है। तो पहले चैनल मैंने उसको बनाया था, लेकिन आप मुझे राजा गुप्ता के नाम से जानते थे, इस वजह से मैंने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स इस चैनल का नाम रखा। और आपका प्यार ऐसा हुआ कि आपने 1.5 महीने में उसको 1 लाख कर दिया। तो दोस्तों ये आपका प्यार है, और लगातार इसी प्रकार से आप अपना जो सपोर्ट है बनाए रखें। अभी बहुत दूर का सफर तय करना है, अभी आपको सिलेक्शन दिलाना, फिर आपके बच्चों को भी सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, तो लगातार जो हमारा आपका संबंध, मैंने कहा ना, आज का नहीं है, जीवन पर्यंत का है। 9000 वैकेंसी है, इसको एक बार क्रैक करते हैं दोस्तों। एक वैकेंसी बस हमें चाहिए। देखिए ईयर बुक लॉन्च हो गई है, मैं बार बार बता रहा हूं, जो नए बच्चे हैं उसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ो करंट अफेयर्स। मंथली ई बुक लॉन्च हो गई है हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में। तो मंथली ई बुक आज ही लॉन्च हो गई है, इसको डाउनलोड कर लेना। स्टडी कर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, ई बुक सेक्शन में जाना, या हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम मंथली ई बुक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। आज बजट आएगा, उसको भी पढ़ लेना। ईयरली बुक पढ़ो बस, और क्या चाहिए? और कुछ जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे लिखना, उसको भी सॉल्व करेंगे हम और आप मिल करके। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, उसे भी देना। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। कोई भी प्रॉब्लम आए वहां भी मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी ऐसी दिक्कत आए बताइएगा, मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस पैसे नहीं मांगना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।